स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनिल विश्वा चैनल। तो अब हम करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर थर्ड, नेक्स्ट चैप्टर। लास्ट चैप्टर हम कल कंप्लीट कर चुके थे। आई होप आपने उससे रिलेटेड एमसीक्यू टेलीग्राम पर सॉल्व कर दिए हैं। वहां पर 100 एमसीक्यू अपलोड कर दिए गए हैं, आप उसको सॉल्व कीजिए। फिर आपको और एमसीक्यूज उसी चैप्टर से रिलेटेड दिए जाएंगे। एंड ऑल्सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर टेस्ट सीरीज विद इन एवरी 20 डेज, जहां पर हमने जितने चैप्टर्स को रीड किया है, जितने चैप्टर्स हमने लर्न किए हैं, उन चैप्टर्स से रिलेटेड आपको टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। आई होप कि मैं आपको फिजिक्स केमिस्ट्री भी उस टेस्ट में दूं, एक कंप्लीट नीट पैटर्न का टेस्ट मैं आपको प्रोवाइड करूं। तो उस टेस्ट को करके आपको अपनी गलतियों का भी पता चलेगा, आपको बहुत सारी चीजें किस तरह से उनके साथ डील करना है हम थोड़े दिनों के बाद डिस्कस करेंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो ये हमारा थर्ड चैप्टर है। हमने लास्ट चैप्टर में बेटा बहुत डायग्राम्स पढ़े, हमने बहुत सारी प्रोसेसेस पढ़ी। अब इस चैप्टर में कोई डायग्राम या कोई प्रोसेसेस प्रेजेंट नहीं है। यहाँ सिंपल क्या है, ये स्टेटमेंट बेस्ड चैप्टर है। अब इस चैप्टर पर कमांड आपको कैसे करनी है, यहाँ पर आपको हर एक लाइन को, एनसीईआरटी की हर एक लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ना है और उस लाइन से लिंक जो पॉइंट्स बताए गए हैं उन पॉइंट्स को भी बहुत अच्छे से एग्जामिन करना है। क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि ये जो आपने पॉइंट्स पढ़े हैं, ये पॉइंट्स उस लाइन से लिंक्ड थे या नहीं थे, वहीं पर आप कंफ्यूज हो जाओगे और वहीं पर क्वेश्चन अटेम्प्टेशन में कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। तो हम इस चैप्टर को एक स्टोरी की फॉर्म में या एक एक पॉइंट को समझकर और उसका रीजन बताते हुए चलेंगे, ताकि आपको हर एक पॉइंट से रिलेटेड जो सब पॉइंट्स है वो आपको याद रहे। ओके, तो पहला हमारा क्या है, जो हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ को या पहले समझो क्या होता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है, री का मतलब दोबारा, प्रोडक्टिव का मतलब फॉर्म्ड होना, कि दोबारा से ऑफस्प्रिंग जो फॉर्म्ड होते हैं उसको हम रिप्रोडक्टिव बोलते हैं। अब बेटा इस ऑफस्प्रिंग के प्रोडक्शन के अंदर जो जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, जो जो प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, और उस प्रोसेस को कंडक्ट करने के लिए जो हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, उन सब का एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में रन होना, वो उसकी क्या बताता है, हेल्थ को बताता है। किस किस की हेल्थ को बताता है, किसके बारे में, जहां पर हम उनके ऑर्गन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, उनसे रिलेटेड जो प्रोसेसेस है। अगर मैं कहूँ स्पर्म बनाने की प्रोसेस है, उसमें हमने पढ़ा था कि 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स होने चाहिए, और वहां पर प्रोसेस में कुछ गड़बड़ हो गई है, या उस मेल ने बहुत ज्यादा लास्ट मंथ अल्कोहल ड्रिंक कर लिया, तो वहां पर वो प्रोसेस अफेक्ट हो गई है। तो वहां पर वो प्रोसेस अफेक्ट हो गई है, इट मींस वहां पर उसकी क्या कमजोर हो गई है, हेल्थ कमजोर हो गई है, उसकी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट आया। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, हेल्थ का मतलब है कि उसके ऑर्गन्स, उस ऑर्गन्स के अंदर जो प्रोसेस हो रही है, या उस प्रोसेस को करने के लिए जो हार्मोन्स इन्वॉल्व है, इन सब का एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में क्या होना, रन होना, वो हमें एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बताता है। तो ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, क्या सिर्फ यहीं तक सीमित है कि हमने एक ऑर्गेनिज्म के अंदर के प्रोसेसेस को पढ़ लिया? अगर मैं कहूं ये जो हार्मोन है, ये हार्मोन एक पूरी बॉडी को इफेक्ट करता है, ना कि सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को। अगर ये हार्मोन पूरी बॉडी को इफेक्ट करता है, तो ये बॉडी को इफेक्ट किस फॉर्म में कर रहा है? तो अगर मैं कहूँ ये बॉडी को इफेक्ट इन बोथ फॉर्म, एक फिजिकल फॉर्म में भी इफेक्ट कर रहा है और एक इमोशनल बीइंग में भी ये क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। मतलब उस पर्सन के जो इमोशंस जुड़े हैं, कैसे वो उस इमोशंस के थ्रू अपनी सराउंडिंग या अपनी सोसाइटी में बिहेव करता है, वो भी इस सबसे क्या है, कनेक्टेड है। तो एक तरह से जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपने पढ़ा था, उस रिप्रोडक्शन के अंदर जो हमने हार्मोन्स के बारे में पढ़ा, वो ना केवल गैमेट्स बनाना, फ्यूजन करवाना, प्रेगनेंसी कंडक्ट करवाना, इन सब में रोल प्ले नहीं करते, वो एक कंप्लीट ह्यूमन बॉडी के ऊपर इफेक्ट क्रिएट करते हैं। और वो इफेक्ट बहुत फिजिकल वे में भी होता है और इमोशनली भी होता है, क्योंकि हार्मोन्स डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशंस प्रोड्यूस करते हैं, और उसी इमोशंस के थ्रू हम सोसाइटी के अंदर अपना बिहेवियर एस्पेक्ट क्या करते हैं, शो करते हैं।
तो यहीं से रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन हमारी एनसीईआरटी हमें क्या बताती है। अब आपको बहुत इजी होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कोई भी आप बता दोगे कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का हेल्दी होना ताकि वो क्या कर सके, नॉर्मल फंक्शंस कंडक्ट कर सके। तो इट रेफर्स टू द हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विद नॉर्मल फंक्शंस, जो क्या कर सके, नॉर्मल फंक्शंस पोज कर सके। साथ में यही मैंने आपको बोला कि खाली उनका प्रोसेस काम करना ये नहीं है, पार्चुरेशन करवा दिया, ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो गया, not all these works are only included in it. It also added social and emotional aspects. Social and emotional aspects का मतलब क्या होता है कि हम इमोशनली कैसे बिहेव कर रहे हैं और हमारी सोसाइटी में हमारा बिहेवियर कैसा है, वो भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। तो यहीं पर ये डेफिनेशन दी गई हमारे द्वारा। वहीं पर अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, अब व्हाट इज दिस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज अ कमिटी या इज अ, आप बोल सकते हो कि इट इज दैट ऑर्गेनाइजेशन या ये वो संस्था है जो क्या देखती है कि हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर एक हेल्थ को कैसे ट्रीट किया जा रहा है। तो जब हम छोटे थे तो हमने एक हेल्थ की डेफिनेशन पढ़ी थी, व्हाट इज अ हेल्थ? हेल्थ इज अ वेल बीइंग ऑफ ए पर्सन। अगर मैं यहाँ पर बेटा आपको हेल्थ की डेफिनेशन बताऊं, खाली हेल्थ, यहाँ हम रिप्रोडक्टिव कुछ नहीं लगा रहे, हेल्थ की अगर मैं डेफिनेशन बताऊं, एक हेल्थ क्या है? इट इज अ फिजिकल सोशल, इट इज अ फिजिकल सोशल एंड मेंटल वेल बीइंग ऑफ अ पर्सन। उसको हम क्या बोलते हैं? हेल्थ बोलते हैं। कि पर्सन अपनी बॉडी से भी हेल्दी है, अपने सराउंडिंग में भी वो हेल्दी है, क्योंकि उसके हॉर्मोन्स हेल्दी होंगे तो वो अपनी सराउंडिंग में भी हेल्दी रहेगा, इमोशनली हेल्दी रहेगा, और इमोशनली हेल्दी रहेगा, सोशली हेल्दी रहेगा तो हमारे आसपास वाले लोग हमसे अच्छी तरह से ट्रीट करेंगे तो हमारी मानसिक स्थिति भी सही रहेगी। तो उसी को हम क्या बोलते थे? हेल्थ बोलते थे। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का यही काम है कि वो हर एक एस्पेक्ट से हमारी जो जितनी भी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन को क्या करे? मॉनिटर करे। जैसे आउटब्रेक्स आते हैं, कोविड-19 आया, कितना हाहाकार मच गया, इट इज एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब बहुत लार्ज मास में कोई डिसीज फैल जाए। तो एपिडेमिक को कंट्रोल करने के लिए गाइडलाइंस किसने इशू करी? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में क्या बताता है? जहां पर हेल्थ के आगे, जैसे हमने हेल्थ के पॉइंट्स पढ़े थे, अगर मैंने हेल्थ के आगे रिप्रोडक्टिव लगाते तो यहाँ में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड डिसीज या रिलेटेड एस्पेक्ट्स की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज अ टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अब ये एस्पेक्ट्स क्या है? एस्पेक्ट्स का मतलब होता है कि किसी के अंदर प्रेजेंट पार्ट्स को हमने बता दिया। जैसे मान लो आपके पास पेन है, उस पेन के एस्पेक्ट्स क्या है? कि वो हमें राइटिंग में हेल्प करता है, मतलब एक तरह से फंक्शन, कि उसके अंदर जो इंक प्रेजेंट है वो इंक हमें ब्यूटीफुल वर्ड्स या वर्ड्स क्रिएट करके देखती है, या एक शाई की फॉर्म में, या एक कुछ भी आप समझ गए होंगे कि मतलब एस्पेक्ट्स का मतलब होता है कि जहां पर हम उसके प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं कि वो किस तरह से कंडक्ट की जाती है, उसके कंडक्शन से क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन में किसमें चेंज आता है? फिजिकल में। ऑब्वियसली बात आपको पता है कि हॉर्मोन्स जो होते हैं वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स परफॉर्म करते हैं, क्रिएट करते हैं ह्यूमन की बॉडी में। ऑल्सो इमोशनल, इमोशनली भी ये हमारे क्या करते हैं? रोल प्ले करते हैं। बिहेवियर में भी ये हमारा रोल प्ले करते हैं और सोशली भी ये हमारा रोल प्ले करते हैं। तो वही बात को इन्होंने डिफाइंड फॉर्म में बता दिया कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज अ टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, वेदर इट इज फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर और सोशल एस्पेक्ट्स। यहीं पर रिप्रोडक्शन के लिए एक नेक्स्ट टॉपिक आता है, रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी। अगर हम रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करते हैं तो यहाँ पर रिलेटेड है फॉर वन पर्सन। यहाँ बात किसके लिए हो रही है? वन पर्सन के लिए। और यही वन पर्सन की जो एस्पेक्ट्स है वो हम सभी पर्सन्स के अंदर जानते हैं। पर मुझे जितने भी हमारी कॉलोनी में, या अगर हम डिविजन्स बांट दें या हम एरियाज बांट दें, और उस एरिया के हिसाब से मुझे वहां पर प्रेजेंट जितने भी पर्सन हैं उन सबकी हेल्थ को एक साथ मॉनिटर करना है। उन सबकी हेल्थ को क्या करना है? एक साथ मॉनिटर करना है। तो जहां पर ग्रुप ऑफ द पर्संस की बात होती है वहां किसकी बात करते हैं? हम रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी की हम बात करते हैं। तो व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी? अ सोसाइटी, ए ग्रुप इन विच पीपल, जिसके अंदर प्रेजेंट पर्संस हैविंग फिजिकली, फंक्शनली,
नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फिजिकली और फंक्शनली क्या है, नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। मतलब क्या है कि वो फिजिकली भी फिट है और वो इमोशनली भी क्या है, फिट है। अब ये फिटिंग का मतलब क्या होगा कि भाई फंक्शन सही से काम चल रहा होगा उसके अंदर, तभी तो वो इमोशनली और फिजिकली फिट है। एंड बिहेवियर इंट्रैक्शन अमंग देम, और वो बिहेवियर भी क्या कर रहा है, अच्छे से कर रहा है। इन ऑल सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट, सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स का मतलब क्या होता है, अब इसको समझने। देखो गिनती के 4 वर्ड आएंगे, दैट इज फिजिकल, नेक्स्ट आएगा बिहेवियर, नेक्स्ट आएगा इमोशनल एंड नेक्स्ट आएगा सोशल। यही 4 वर्ड्स को आपको एडजस्ट करना इन केस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड इन केस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी। पर सोसाइटी में क्या आ जाता है, सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। मतलब जहां पर हम जितनी भी पॉपुलेशन प्रेजेंट है उन सभी पॉपुलेशन को एक साथ गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर एक पर्सन को कर रहे होते तो हम उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को गाइड करते, पर यही पर्सन अगर किसी फीमेल के साथ एक कपल फॉर्म कर रिलेशन बनाना चाहता, तो यहाँ पर 2 पर्सन की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम ब्रॉडर एस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमें फीमेल्स को कैसे ट्रीट करना चाहिए, हमें मेल्स को कैसे ट्रीट करना चाहिए। एक मेल के लिए हेल्दी इन्वायरमेंट क्या है, एक फीमेल के लिए रिप्रोडक्टिव हेल्दी इन्वायरमेंट क्या है। मतलब जब हम एक पर्सन से एक सोसाइटी की तरफ जाते हैं तो वहां पर हम हर पर्सन के अकॉर्डिंगली हमारी थ्योरी को, हमारी हेल्थ की डेफिनेशन को क्या कर देते हैं, ब्रॉड कर देते हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स दैट कॉल द रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी। उसी को ही हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी। So what is reproductive healthy society? A society in which people having physically and functionally normal reproductive organ with behavior interaction among them in all sex related aspects। कि नॉर्मल होना किसके अंदर, एक पर्सन के फिजिकल के अंदर, फंक्शनली कैरेक्टर्स के अंदर एंड ऑल्सो इन देयर बिहेवियर के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी बोलते हैं। अच्छा भाई, अब मुझे एक पर्सन के लिए तो मैं उसको बिठाकर समझा दूं कि हाँ भाई तुझे ये करना है, ये होता है, तो आपके ऑर्गन्स बिल्कुल परफेक्ट है, तो हमने समझा दिया। पर मुझे जहां पर लाखों लोगों को एड्रेस करना है तो वो रिप्रोडक्टिव या वो सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स में उनको कैसे समझा सकती। तो बेटा इट इज सिग्निफिकेंट टू मेंटेन इट। देखो मेंटेन करना तो बहुत जरूरी है। अगर हम यहाँ पर ये बात करें कि इसको मेंटेन करना ये जरूरी नहीं है हमारी सोसाइटी के लिए, बहुत गलत है। अगर हम एक फैमिली को नहीं बताएंगे कि 2 बच्चों का होना इनफ है, हम आगे जाकर पढ़ेंगे। मान लो मैं इसी चैप्टर से एग्जांपल ले लेती हूँ कि अगर आप लोग 10 बच्चों को जन्म देंगे तो 10 बच्चों का खाना पीना करना, उनको संभालना, क्या वो कर सकते हो? क्या आपके पास इतनी इनकम है कि आप उन 10 बच्चों को संभाल सको? तो वहीं पर अब ये एजुकेशन देना कि 10 इंपॉर्टेंट है या 2 इंपॉर्टेंट है, वो सारे क्या आते हैं, सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स में आते हैं। या उनको समझाना, अगर मैंने कपल को बोला कि आप लोग सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से पहले आपको आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स चेक करवाने चाहिए कि उनके अंदर कोई डिसीज है या नहीं है, तो वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को चेक करवाना, ये नॉलेज देना, ये भी किस में आता है, सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स के अंदर आता है। अब इसी को बहुत हम सिंपली पढ़ते चलेंगे। तो इट इज सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है जरूरी, टू मेंटेन इट, जरूरी तो है। एंड व्हाट मेथड्स आर यूज्ड टू अचीव इट, पर मेथड्स को, कौन से मेथड्स हम यूज करें कि जहां पर हम एक लार्ज पॉपुलेशन को एक साथ जागरूक कर रहे हैं। तो वहीं पर एक डेटा हम पढ़ते हैं कि इंडिया, भारत हमारी पहली ऐसी कंट्री बनी जिन्होंने इन्हीं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा जोर देना स्टार्ट किया और इसके बारे में लोगों को एजुकेट करना स्टार्ट किया। अगर मैं रीजन बताऊं, रीजन यही था कि इंडिया इज द ओनली कंट्री एट दैट टाइम दैट इज फेसिंग अ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। नाम से ही पता चल रहा है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, बॉम्ब की तरह फूट गई है। इस तरह से पॉपुलेशन फैल गई हमारी कंट्री के अंदर कि उनके लिए खाने के लिए भी क्या है, इनफ रिसोर्सेज नहीं थे। फिर वहीं पर ही आप पढ़ते थे बचपन में, ग्रीन रेवोल्यूशंस, ये सब क्या किए गए, गवर्नमेंट्स के द्वारा स्टार्ट किए गए। तो इंडिया क्या है, हमारी फर्स्ट कंट्री है इन 1951, ब्रिंग्स अप प्लान एंड प्रोग्राम। देखो प्लान और प्रोग्राम 2 वर्ड्स के बारे में सीखो। दैट ब्रिंग प्लान, प्लान का मतलब हमने सोचा, प्रोग्राम
किया टू अटेन अ रिप्रोडक्टिव हेल्दी गोल। गोल का मतलब कि हमें ये अचीव करना है और इस अचीवमेंट में हमारा ये प्लान है, हमने ये इस प्लान को कंडक्ट करने के लिए ये एक प्रोग्राम बनाया है और उसका गोल है कि भाई 1951 में ये स्टार्ट हुआ है और 2010 तक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। और उसमें से सबसे पहला जो प्लान बना, ये क्या बात कर रहे हैं हम, पहला प्लान की बात कर रहे हैं, दैट इज फैमिली प्लानिंग। सबसे पहले फैमिली प्लानिंग कंट्रोल करो अगर हमें हमारी पॉपुलेशन को और ज्यादा आगे बढ़ने से बचाना है। बाकी चीजों के बारे में तो हम बाद में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इंडिया ने 1951 में प्लान एंड प्रोग्राम बनाना स्टार्ट किया जिसका मेजर गोल क्या था, फर्स्ट फैमिली प्लानिंग। अब यहीं पर अगर हम आगे देखें, ठीक है, फैमिली प्लानिंग था। दिस फैमिली प्लानिंग इज पीरियोडिकली असेस्ड पास्ट डिकेड्स। पीरियोडिकली असेस्ड का मतलब क्या होता है, पीरियोडिकली बार बार, जैसे 10 दिन के बाद हमने कोई काम दोबारा कर लिया, फिर उस 10 दिन के बाद कोई काम दोबारा कर लिया, उसको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिकली एक्सेस्ड पास्ट डिकेड्स। पास्ट डिकेड्स का मतलब अगर हम बात करें कि पहले से हम इसको अगर हम एक्सेस करके चले, एसेस का मतलब होता है कि जहां पर हम इसको स्टडी कर रहे हैं, नजर रख रहे हैं टाइम टू टाइम। तो ये जो फैमिली प्लानिंग है, ये इसको असेस करना या इस फैमिली प्लानिंग के साथ और भी जितने सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में सोचना, ये काम दे दिया गया एक ऑर्गेनाइजेशन को। हमने क्या बनाई, एक कमेटी बना ली इसके लिए, जिसमें डिफरेंट पर्संस को बिठाया गया और उनको बोला गया आप लोग प्लानिंग करो, आप लोग प्रोग्राम्स बनाओ। और उसी कमेटी को या उसी प्रोग्राम को हम क्या बोलते हैं, जनरली है तो ये कमेटी, और इस कमेटी ने एक प्रोग्राम बनाया, दैट प्रोग्राम इज रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। मतलब एक कमेटी बनाई गई, उस कमेटी का काम क्या था कि सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स को एक पब्लिक के अंदर क्या करना, फैलाना, और फैलाने के लिए हमें प्लान चाहिए था। जैसे ही हमें प्लान मिला, जैसे मान लो वन ऑफ द प्लान इज फैमिली प्लानिंग, जैसे ही हमें प्लान मिला उस प्लान के लिए हमने प्रोग्राम क्रिएट किया, उस प्रोग्राम का नाम क्या था, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे अदर सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स को भी रखा गया विद फैमिली प्लानिंग। अब इस प्रोग्राम का मेजर कंडक्ट क्या था, पहला देखो, अगर मान लो मैंने कोई थ्योरी सोची है कि मुझे ये काम करना है, अब उस काम को करने के लिए मेरे को क्या करना है, पहले तो अवेयरनेस फैलानी है। जैसे मान लो आज मैंने सोचा कि हमारे जो एरिया है उसके अंदर सफाई होनी चाहिए, मतलब क्लीन फ्रॉम द डेब्रिस से वो क्लीन होना चाहिए, उसके अंदर कोई कूड़ा करकट नहीं होना चाहिए। अब इस डेब्रिस को क्लीन करना है तो मैं अकेली तो नहीं कर सकती हूँ, आई नीड सम अमाउंट ऑफ पर्सन्स, मुझे कुछ पर्सन्स चाहिए। और मुझे सिर्फ सफाई करने से मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा, मुझे लोगों को भी जागरूक करना है कि आप लोग अपना कूड़ा अलग अलग करके रखें, आप लोग इस तरह से कूड़ा यहाँ वहां ना फेंकें, आप लोग अपने घर की सफाई करने के बाद जो कूड़ा फेंके वो कूड़े, या बोल सकते हो कि जहां पर कूड़ा कलेक्ट करने वाला आया है या उसकी गाड़ियों में ही आप उसको दे। तो ये सारी चीजें बतानी है तो मुझे पहले क्या फैलानी होगी, अवेयरनेस। तो उनका कहने का मतलब क्या था कि इस प्रोग्राम को बना तो दिया, बनाने के बाद पहला चैलेंज क्या था कि इसके बारे में लोगों को जागरूक करना। अब जागरूक कर दिया, जैसे मैंने जागरूक किया आपको अलग अलग करना, उसने बोला लाओ डस्टबिन लाओ, अगर आप अलग अलग करना चाहते हो दो मुझे डस्टबिन, ऐसा डस्टबिन जो बायोडिग्रेडेबल या नॉन बायोडिग्रेडेबल को क्या कर दे, अलग कर दे। तो उसके लिए क्या प्रोवाइड करनी पड़ेगी, फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो वहीं पर आ गया प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज एंड सपोर्ट टू बिल्ड रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी। तो उन्होंने क्या बोला कि प्रोग्राम बनाने के बाद दो चैलेंजेस आए, एक तो अवेयरनेस फैलाना, और अवेयरनेस फैलाने के बाद जो सोसाइटी की डिमांड आएगी या जो फैसिलिटीज वो चाहते हैं उन फैसिलिटीज को उनको क्या करना, प्रोवाइड करना। अब जो ये अवेयरनेस होती है, ये अवेयरनेस कहाँ तक रहती है, मतलब पेरेंट्स के बीच में, जैसे हम हमारे पेरेंट्स से डिस्कस करते हैं, हमारे फ्रेंड्स से डिस्कस करते हैं, रिलेटिव से डिस्कस करते हैं, जो कि यहाँ गलत लिख दिया है एनसीईआरटी में, रिलेटिव से कोई डिस्कस नहीं करता है, अदर पर्सनल से हम क्या करते हैं, डिस्कवर करते हैं। तो डिस्कवर करते हैं, देखा रिलेटिव्स का नाम आया वही खराब हो जाता है आधा सब चीजें। रिलेटिव्स एंड अदर पर्सनल्स मतलब सोसाइटी के डिफरेंट पर्सन्स को, जैसे आप कहीं जा रहे हो तो आप किसी पर्सन को देखते हो वो कूड़ा फेंक रहे हैं,
तो इसी तरह से आपके पास आज कोई रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड किसी वर्कर ने आपको कोई इंफॉर्मेशन दी एक कार्ड की फॉर्म में, आपने वो कार्ड किसी और को भी फॉलो कर दिया, या आप वो कार्ड फैलाने में क्या कर रहे हो, उन लोगों की हेल्प कर रहे हो वहां पर खड़े होकर कि 1 घंटा मैं भी आपकी हेल्प कर देता हूं, तो दैट इज कॉल्ड अदर पर्सनल्स तक भी आपने वो अवेयरनेस पहुंचाई। अब ये पहुंचाने के इसके एस्पेक्ट्स क्या है, किसके, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर। मतलब अब हम पहले पढ़ेंगे कि ये जो रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया गया और उस इंक्लूडिंग करने के बाद उसको कैसे फैलाया गया। अगर हम बात करें कि एनसीईआरटी में रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के लिए एक फिनोमिना या एक प्लान तो हमें बता रखा है, दैट इज फैमिली प्लानिंग। चलो मेरे पास एक प्लान आ गया कि रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम का सबसे पहला जो प्लान है हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी को बनाना, दैट इज फैमिली प्लानिंग। सबसे पहला प्लान है कि फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए। अब इस फैमिली प्लानिंग को मुझे स्प्रेड कैसे करना है, क्योंकि 2 बात है, पहली बात तो स्प्रेड करना, दूसरी बात उससे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स चाहिएंगे वो हमारी सोसाइटी को प्रोवाइड करना। तो इसी क्यों हम पढ़ते हैं प्लानिंग क्या करें। आपने देखा होगा पहले के जमाने में जब फैमिली प्लानिंग को फैलाया जा रहा था कि फैमिली प्लानिंग जरूरी होती है, तो बहुत सारे पोस्टर्स के थ्रू गली नुक्कड़ पर या जैसे होता है ना खेल वेल करके बताया गया कि 2 बच्चे होंगे तो ही अच्छा है, 2 से ज्यादा होंगे, और छोटे छोटे लेवल्स पर छोटी छोटी कमिटीज बिठाई गई अलग अलग जगहों पर, अलग अलग एरियाज के अंदर, बस्तियों के अंदर, रूरल एरियाज के अंदर बहुत हाई लेवल पर एक ऑडियो अनाउंसिंग के जरिए, विजुअल का मतलब है पोस्टर मेकिंग के थ्रू, जिसमें गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया और नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज जिसको हम बोलते हैं समाज सेवक, उन्होंने भी बहुत अपना रोल प्ले किया। तो इट मींस अब अवेयरनेस फैलाना तो हमारे लिए क्या हो गया, इजी हो गया। किसकी वजह से, ऑडियो विजुअल जनरेशन की वजह से, और जो फंडिंग आने लगी वो कहां से आने लगी, बाय गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज। किसको अवेयर कर रहे थे, पेरेंट्स को, हमारे फ्रेंड्स को, टीचर्स को, मतलब ये जितना भी उसने एक मेजर रोल प्ले किया इन डिसैमिनेशन ऑफ अबव इंफॉर्मेशन। डिसैमिनेशन का मतलब होता है फैलाना कौन सी इंफॉर्मेशन अबाउट फैमिली प्लानिंग। नेक्स्ट आता है इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल। मैंने क्या बोला कि यहाँ पर हम वो भी पढ़ेंगे कि आरसीएच ने क्या इंक्लूड किया और आरसीएच के अंदर उस इंक्लूडिंग पॉइंट को कैसे उन्होंने अवेयरनेस क्रिएट की। तो फैमिली प्लानिंग की आपको समझ में आ गई, किस तरह से फैमिली प्लानिंग की अवेयरनेस की, ऑडियो विजुअल के थ्रू, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज के थ्रू। अब देखो दोनों चीजों को एनसीईआरटी लिखती है नॉर्थ एंड साउथ, इतनी दूर दूर। तो मैंने आपको यहाँ बता दिया कि ये जो पॉइंट दिया गया है वो पॉइंट किसके बेसिस पर दिया गया, फैमिली प्लानिंग के बेसिस पर दिया गया। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल। अब ये तो नहीं है चिक चिक के बोलेंगे सेक्स एजुकेशन दो स्कूल में, सेक्स एजुकेशन दो, तो दैट पॉइंट इज नॉट रिलेटेड टू ऑडियो विजुअल मीडिया। दिस पॉइंट इज रिलेटेड टू योर टेक्स्ट बुक्स। इस स्कूल के अंदर गवर्नमेंट इस तरह के चैप्टर्स ब्रिंग करे जहां पर एक सोसाइटी को या बच्चों को नॉलेज मिले कि सेक्स एजुकेशन या सेक्सुअल जो ऑर्गन्स होते हैं उन ऑर्गन्स की हेल्दी क्लीन कैसे रखना है उनको, इन सब की एजुकेशन उन्हें प्रोवाइड की जाए। जैसे हमने अभी ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा, हम लोग ये पढ़ रहे हैं अभी ये वाला चैप्टर, ये क्या है, दिस ऑल कम्स इनटू द सेक्स एजुकेशन। इनकरेज्ड राइट इंफॉर्मेशन एंड डिस्करेज्ड मिथ एंड मिसकंसेप्शन। सबसे मेन रोल क्या था सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड करने का, माइंड में सोचो। उनको ये सिखाना नहीं कि एक ह्यूमंस के अंदर गैमेट कैसे बनते, ये सिखाना नहीं, उनको ये बताना था कि गैमेट पढ़ने की प्रोसेस उन्होंने पढ़ ली। क्यों पढ़ाया उनको गैमेट बनने की प्रोसेस, व्हाई वी रीड स्पर्मेटोजेनेसिस, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के साथ हमें क्या पता चला कि हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स रिलीज हो रहा है। साथ में हमें क्या पता चला इस हार्मोन के साथ साथ कि भाई जो ये गैमेट है इसकी अमाउंट कितनी होती है, 200 to 300 मिलियन अमाउंट पता चली। अब इसी चैप्टर को, इसी इंफॉर्मेशन को हम लिंक करते जाएंगे 12th के अदर चैप्टर से। जैसे यहाँ पर हमने लिंक किया है कि यहाँ पर इनकरेज राइट इंफॉर्मेशन इनकरेज करना कि हाँ ऐसे प्रोडक्शन होती है। डिस्करेज मिथ एंड मिसकंसेप्शन, जैसे यही बात हम फीमेल्स में करें तो हमने पढ़ा था मिथ हाइमेन वाला कि
हाइमेन की जो एब्सेंस है वो एक सेक्सुअल इंटरकोर्स को नहीं बताती है। तो ये मिथ और मिसकंसेप्शंस हमने पढ़े। अब इसी इंफॉर्मेशन को हम ह्यूमन हेल्थ डिसीज में जोड़ देंगे ड्रग्स से, कि आप बोलेंगे अगर आपको पता है कि हमारे अंदर एक प्रोसेस होती है और उस प्रोसेस को हार्म करती है ड्रग्स, अल्कोहल, एब्यूजेस, इनको हार्म करते हैं और यही हार्म हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ऊपर जाता है। ये ड्रग लेना, अल्कोहल पीना, ये सारा इफेक्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ऊपर पड़ता है। तो हमें नॉलेज मिली ना स्टेप बाय स्टेप। तो इसी को हम बोलते हैं कि इनकरेज राइट इंफॉर्मेशन देना। अगर हम आपको स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं बताते ना तो आप बिल्कुल भी नहीं मानते कि ऐसी कोई प्रोसेस होती है जिसमें ड्रग्स रोल प्ले कर लिया, ड्रग्स उसको स्टॉप कर लिया, मानते ही नहीं। तो यही गवर्नमेंट ने क्या किया, बोला कि आप इनकरेज करो राइट इंफॉर्मेशन। उन्होंने चैप्टर्स ब्रिंग किए टेक्स्ट बुक्स में और डिस्करेज किया मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन को अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स। समझ में आ गया सेक्स एजुकेशन इन स्कूल। नेक्स्ट आता है, देखो बेटा मैं इस टॉपिक पे इसलिए थोड़ा सा ज्यादा समझा रही हूँ क्योंकि हर पॉइंट से रिलेटेड जो रीजन जुड़ा हुआ है वो आपको याद करना है। अब यहाँ पर आपको कल को नीट क्वेश्चन बना के दे दे, ऑडियो विजुअल एंड गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज प्रमोट द सेक्स एजुकेशन इन स्कूल। ये ठीक है? नहीं, दिस एजेंसीज आर इन्वॉल्व इन स्प्रेडिंग फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स। अब वहीं पर ही इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन में हम क्या लिखेंगे, इट इनकरेज राइट इंफॉर्मेशन एंड डिस्करेज मिथ्स एंड द मिसकंसेप्शन। चलिए नेक्स्ट है प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट सम एस्पेक्ट्स दैट हेल्प द एडोलसेंट एज ग्रुप। देखो सबसे बड़ा जो एज ग्रुप है जहां पर सबसे ज्यादा एब्यूज, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड माल प्रैक्टिसेस सब कुछ फैला हुआ है, इन विच एज ग्रुप, एडोलसेंट एज ग्रुप दैट इज रन फ्रॉम प्यूबर्टी टू द अप टू द रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ ए पर्सन। तो ये जो एडोलसेंट एज ग्रुप है इसकी एक रिप्रोडक्टिव हेल्थी लाइफ हो तो हमें उसको एजुकेट तो करना चाहिए। मान लो आज आपकी एज 17, 18, 15, 16 ऐसे अराउंड होगी। अब ये जो एज ग्रुप है आपका दैट इज एडोलसेंट एज ग्रुप और आपको पता ही नहीं इस एज ग्रुप में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या किन चीजों से दूर भागना चाहिए या किन चीजों को प्रमोट करना चाहिए। तो आप कैसे, हाउ यू विल बी एजुकेटेड? आप तो रहोगे नहीं। और ये एजुकेशन का ना होना फिर वो क्या क्रिएट करता है, क्रिमिनल ऑफेंसेस क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? क्रिमिनल ऑफेंसेस। तो पहले तो यहीं पर रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन ने एडोलसेंट एज ग्रुप के लिए उनकी एक रिप्रोडक्टिव हेल्दी लाइफ हो उसके कुछ एस्पेक्ट्स डिस्कस किए अपने प्रोग्राम में। क्या एस्पेक्ट डिस्कस किए? तो अब तक आरसीएच के क्या एस्पेक्ट्स थे? पहला था फैमिली प्लानिंग, दूसरा था सेक्स एजुकेशन इन स्कूल, थर्ड आता है कि एडोलसेंट एज ग्रुप के लिए उन्होंने क्या क्या प्लान्स निकाले और किन किन बातों का ध्यान रखने को कहा। पहला कहा उन्होंने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में नॉलेज होना, एडोलसेंस एंड रिलेटेड चेंजेस, मतलब कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जब आपने पढ़े तो वहां पर आपने टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन पढ़ा और वहां से आपको पता चला दीज टू आर द हार्मोन्स दैट ब्रिंग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या थे? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स थे कि जहां पर आपने पढ़ा कि एक मेल के अंदर बियर्ड क्यों आती है, एक मेल के शोल्डर्स ब्रॉड क्यों होते, एक फीमेल के अंदर ब्रेस्ट डेवलपमेंट कैसे होते हैं, प्यूबिक हेयर कैसे आते हैं, उसकी स्किन कैसे एक्स्ट्रा सॉफ्ट हो जाती है। तो ये सारे क्या थे? हार्मोनल चेंजेस थे। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का कैसे फंक्शन होता है और हाउ दिस इज वर्क, हाउ दीज आर चेंजेस इन अवर एडोलसेंट एज, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट, सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस। सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस क्या होती है? जहां पर सेफ का मतलब जैसे आपको पता है, यू आर अवेयर अबाउट द HIV एड्स। आजकल तो 5th क्लास या 4th क्लास में ही पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं कि देयर इज अ डिसीज जिसका क्योर नहीं है, दैट इज अ एड्स, और ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की डिसीज होती है। तो ये जो डिसीज है, STD हो गई, एड्स हो गई, इनसे बचना, उसके एस्पेक्ट समझाना। अब बचना किस में आता है? हाइजीनिक प्रैक्टिसेस में आता है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर, सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के बारे में एडोलसेंट एज ग्रुप को क्या करना, बताना।
अभी हम भी पढ़ेंगे, जिसको हम पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, कॉन्डम्स, इंजेक्टेबल्स, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो एक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस और उसके द्वारा की गई हाइजीनिक प्रैक्टिसेस ताकि हम सेफ रहें डिफरेंट डिफरेंट डिसीजेस से, वो भी एडोलसेंट एज ग्रुप को क्या होना चाहिए, इस एज ग्रुप को नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या आया यहाँ पर, नेक्स्ट आरसीएच क्या कहता है, educate fertile couples and marriageable age couples to bring conscious healthy families of desired size। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और सबसे ज्यादा इस पॉइंट पर वर्क किया गया है क्योंकि इससे इतनी माल प्रैक्टिसेस जुड़ी हुई है, आप सोच भी नहीं सकते हो। रेप इज वन ऑफ देम इन दैट। देखिए, तो एजुकेट फर्टाइल कपल मतलब जो फीमेल या मेल फर्टाइल हो चुके, प्यूबर्टी एज क्रॉस कर चुके, एंड मैरिजेबल एज कपल या मैरिजेबल एज कपल, इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हो फर्टाइल कपल जिनकी मैरिजेबल एज हो गई है। अब आरसीएच कोई बना रहे, आरसीएच के अकॉर्डिंगली यहाँ पर ये स्टेटमेंट पता है क्या है, एजुकेट फर्टाइल कपल जिनकी मैरिजेबल एज हो चुकी है, मतलब कि उनके पास फर्टिलिटी या अब वो क्या कर सकते हैं, एक मैरिज एज में आ चुके हैं, तो उसके द्वारा ब्रिंग कॉन्शियसनेस का मतलब जहां पर दिमाग में उनके थ्योरी बननी चाहिए कि एक हेल्दी फैमिली का डिजायर्ड साइज क्या होता है या एक हेल्दी फैमिली क्या होती है। अगर हमें एक हेल्दी फैमिली चाहिए तो पहले हमारे दो स्लोगन चला था फैमिली प्लानिंग के अंदर, वहां पर पहला क्या आता है, बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस आता है। पहला क्या आता है वहां पर, बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस। बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस का मतलब क्या होता है कि अगर एक लार्ज साइज फैमिली का नहीं चाहिए या होना नहीं चाहिए, उनको हमने एजुकेट किया, तो हमने उनको ये भी बताया कि उसको अप्लाई करने के लिए यू शुड नो अबाउट द बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस, यू शुड नो अबाउट द कॉन्डम्स, यू शुड नो अबाउट द इंजेक्टेबल्स, यू शुड नो अबाउट द प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। देन चलो, ये तो हो गया कि जब प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते हैं, जब प्रेगनेंसी कंडक्ट नहीं हो रही है। अब यहीं पर बात है केयर ऑफ ए प्रेग्नेंट मदर, कि एक मदर प्रेग्नेंट हो रही है तो उसकी केयर कैसे करनी चाहिए, ये इसके बारे में सिखाया गया। बिल्कुल बहुत जरूरी है ये एजुकेशन। एक फीमेल को जिस तरह से पुराने जमाने हमारी पैट्रियार्की सोसाइटी में ट्रीट किया गया, जहां पर उसकी प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई केयर नहीं की गई, दैट ब्रिंग a major ethical issues towards one of the human population that is female। ethical issue का मतलब होता है कि उनके लिए दया भावना ना होना। तो उसको हम पढ़ते चलेंगे, आप देखोगे कि कैसे हमारी जो फीमेल्स थी, हमारे हमसे पहले वाले जनरेशंस की, उन्होंने कैसे सफर किया। तो केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर की केयर ना करना, या आप किया नहीं जाता तो आरसीएच ने क्या बोला कि आपको पता होना चाहिए प्रेग्नेंट मदर की केयर कैसे की जाती है या एक प्रेग्नेंट विमेन की केयर कैसे की जाती है। नेक्स्ट, प्रेगनेंसी के बाद जब उसने जन्म दे दिया, हमको इसको एक प्रोसेस में पढ़ेंगे, प्रेगनेंसी के बाद जन्म दे दिया तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोस्ट नेटल केयर। मतलब उस फीमेल की बाद में भी केयर होनी चाहिए, ये नहीं आपने पहले केयर कर दी और फिर छोड़ दिया उसको, बाद में भी केयर। पर अब वहां पर कौन ऐड और हो गया है, अ चिल्ड्रन इज ऑल्सो एडेड। तो पोस्ट नेल केयर ऑफ बोथ मदर एंड चिल्ड्रन। चलो केयर कर ली, केयर करने के बाद नाउ द चाइल्ड नीड्स फूड फ्रॉम द मदर। तो इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, इंपॉर्टेंस समझाना एक फीमेल को। मदर, सम ऑफ द मदर्स आर वेरी पेनफुल, दे डजंट प्रेफर देयर चाइल्ड टू ड्रिंक देयर ओन मदर। तो वहां पर जैसे हमने लास्ट चैप्टर में कोलेस्ट्रम के बारे में पढ़ा था, हैविंग रिच पैसिव एंटीबॉडी का सोर्स था, कि चाइल्ड के लिए मदर का मिल्क कितना इंपॉर्टेंट है वो समझाना एक फीमेल को, वो भी किस में इंक्लूड किया गया, आरसीएच में इंक्लूड किया गया। एंड एक पूरी फैमिली को समझाना कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ या गिविंग इक्वल इंपॉर्टेंस टू मेल एंड फीमेल चाइल्ड, कि एक फीमेल को वो चाइल्ड या तो मेल हुआ है या फीमेल हुआ है, बोथ आर हैविंग इक्वल इंपॉर्टेंस इन द सोसाइटी। ऐसा नहीं है आपको फीमेल चाहिए तो आप मेल को मार दोगे या मेल चाहिए आप फीमेल को मार दोगे।
सच काइंड ऑफ मैल प्रैक्टिसेस वहां पर अवॉइड करने के लिए आरसीएच ने क्या किया, इनके बारे में भी जागरूक किया लोगों को कि बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस क्या होते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन की भी केयर होनी चाहिए और उसकी प्रेगनेंसी के बाद भी उसकी केयर होनी चाहिए, उसको भी ब्रेस्ट फीडिंग के फायदे पता होने चाहिए और ऑल्सो ये सोसाइटी में फैला हुआ होना चाहिए कि देयर इज अ सिमिलर फॉर बोथ मेल एंड द फीमेल चाइल्ड। नेक्स्ट आरसीएच ने क्या किया, अवेयरनेस अबाउट, मैंने क्या बोला, अब इस पॉइंट से जुड़ी हुई माल प्रैक्टिसेस, अगर उसको केयर नहीं पता मदर की करनी है तो फीमेल कहाँ चली जाती है, डिप्रेशन में चली जाती है, क्योंकि एक तो पहले से वो इतना सब कुछ हैंडल कर रही है अपनी बॉडी के चेंजेस। पोस्टनेटल केयर नहीं होती तो सबसे बड़ा कारण है फीमेल का डिप्रेशन में जाना, क्योंकि वो एक अनबियरेबल पेन से गुजरती है और उस अनबियरेबल पेन के बाद भी उसको इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती फैमिली में, जो उसके माइंड पर बहुत ज्यादा स्ट्राइक करती है, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चली जाती है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ये जो सारी माल प्रैक्टिस है, जैसे आपको याद है कि हरियाणा या डिफरेंट रीजन्स होता है इंडिया फेसिंग द फीमेल फिटिसाइड, फिटिसाइड का मतलब होता है कि जन्म से पहले ही पेट में मार देना गर्ल चाइल्ड को, तो उस तरह की माल प्रैक्टिस स्टार्ट होने लगी, तो उसको क्या बोलते हैं, अवेयरनेस रिगार्डिंग अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। उसके लिए उन्होंने क्या वेयर किया, कॉन्डम्स, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जहां पर आईयूडीज, इंजेक्टेबल्स, डिफरेंट फिनोमिना को इंट्रोड्यूस करवाया। सेक्स एब्यूज का मतलब क्या है कि परमिशन बिफोर डूइंग सेक्सुअल एक्टिविटी, उसको प्रमोट करना स्टार्ट किया, वेदर इट इज अ मैरिजेबल कपल, वेदर इट इज अ नॉन मैरिजेबल या फिर फर्टाइल कपल, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मोस्ट प्रोमिनेंट इसी को ही आज के जमाने में मैरिटल रेप या फिर सोसाइटल रेप के फॉर्म में हम इसको जानते हैं। तो अवेयरनेस रिगार्डिंग अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, सेक्सुअल एब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, यही इसमें आता है। एब्यूज का मतलब और रिलेटेड क्राइम्स का मतलब क्या है, अब ये समझो आप, एब्यूज होता है बार बार उसके साथ उसकी मर्जी के बिना सेक्सुअली इन्वॉल्व होना, उसको हम क्या बोलते हैं, एब्यूज। एब्यूज का मतलब समथिंग इज अकरिंग इन अ रिपीटेटिव मैनर। अब यहाँ पर ये एब्यूज वर्ड पर्सन के बेसिस पर भी किया गया और सोसाइटी के बेसिस पर भी किया है कि सोसाइटी में इतने सारे केसेस आ रहे हैं फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया और बार बार सेम पैटर्न सोसाइटी में क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसलिए वहां पर भी ये वर्ड का यूज किया जाता है। तो सेक्स अब्यूज वर्ड इज नॉट फॉर ए पर्सनल लेवल, इट इज ऑल्सो फॉर अ सोसाइटल लेवल पर भी हम इस वर्ड को यूज करते हैं। तो अब्यूज का मतलब बार बार उसी मानसिकता से गुजरना, जिसको हम रेप केसेस बोलते हैं। मैराइटल रेप केसेस सुना है आपने, दैट इज अ फीमेल इज नॉट स्टिल कंफर्टेबल टू इन्वॉल्व और फिर भी उसको क्या किया जाता है, एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशन बताकर उसको फोर्स किया जाता है। सेम गोज टू मेल ऑल्सो, मेल के साथ भी सेक्स अब्यूज हो रहा है। तो ये जो सेक्स अब्यूज लिखा गया है, तो अब्यूज का मतलब रिपीटेटिव मैनर में कुछ हो रहा है। सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, क्राइम्स का मतलब एक बार कोई क्राइम देखा गया पर इतना हार्मलेस क्राइम दोबारा नहीं देखा गया, उसको हम क्या बोलते हैं, वन टाइम एक्टिविटी या वन टाइम पैटर्न ऑफ ए पर्टिकुलर क्राइम्स, तो उनको हम क्या बोलते हैं, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स। These enable people to think and take necessary step to build socially responsible and healthy society. अगर आज मैं आपको बताऊं, अब परमिशन इज वेरी नेसेसरी टू कंडक्ट एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल रिलेटेड एक्टिविटीज, तो अगर आप लोग ये परमिशन को एज अ मंत्रा अपने माइंड में लेते हो तो यू शुड अवॉइड दीज एक्टिविटीज जो क्रिमिनल एक्टिविटीज सोसाइटीज में हो रही है। एंड सेम थिंग जो आपने सीखी है वो आप इसको स्प्रेड कर रहे हो, तो ये क्या ब्रिंग करेगा, धीरे धीरे एक सेक्सुअली हेल्दी या रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी क्या करेगा, बिल्डअप करेगा। तो यही आरसीएच कहता है, दैट एनेबल पीपल टू थिंक एंड टेक नेसेसरी स्टेप्स टू बिल्ड सोशली रिस्पॉन्सिबल एंड हेल्दी सोसाइटी। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे करें, इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है लागू कैसे करें, क्योंकि कुछ लास्ट के पॉइंट्स है जिनको हमने सिर्फ एस्पेक्ट्स के बेसिस पर पढ़ा कि ये होना चाहिए, पर हमने ये नहीं पढ़ा कि इसको हम लागू कैसे करें। जैसे सेक्स एजुकेशन के बाद हमने क्या पढ़ा था, देयर कम्स अवर दैट इज डिफरेंट एज ग्रुप, एडोलसेंट एज ग्रुप में इनके बारे में अवेयरनेस फैलाना। नेक्स्ट उसके बाद हमने यहाँ क्या पढ़ा था, हियर वी गोज अबाउट
मैरिजेबल एज में किन बातों का उनको पता होना चाहिए, केयर क्या होती है, एब्यूजेस क्या होते हैं। अब इसका मेजर था इम्प्लीमेंट कैसे करें। पहला था स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज। इंफ्रास्ट्रक्चरल का मतलब क्या है, अब मुझे ये बताओ, अगर हॉस्पिटल्स ही नहीं होंगे तो एक प्रेग्नेंट वुमेन की डिलीवरी कैसे की जाएगी विद लेस पेन। पहले के जमाने में घरों में ही क्या होता, और आज भी होता है काफी, कि घरों में ही बच्चे को जन्म दे दिया जाता है फीमेल के द्वारा, पर उस टाइम वो कितने पेन से गुजर रही है, क्या किसी ने सोचा। और वहीं पर अगर सम अमाउंट ऑफ मेडिसिन उस पेन को खत्म कर सकती हैं, तो ये एक इथिकल सोसाइटी को दर्शाता है कि हमारे अंदर दया भावना है कि फीमेल इस चीज से गुजर रही है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। उसी को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज। नेक्स्ट आता है प्रोफेशनल एक्सपर्टीज। प्रोफेशनल एक्सपर्टीज का मतलब क्या होता है कि मार्केट में उतने डॉक्टर्स को भी लेकर आना जो कि हमारी इन प्रोग्राम्स को या इन प्लान्स को क्या कर सके, इंप्लीमेंट करने में हेल्प कर सके। ऑल्सो प्रोफेशनल एक्सपर्टीज में आता है कि जैसे सेक्सुअल अब्यूज ना हो, इसके बारे में लार्ज अमाउंट में फैलाना, एक्सपर्ट तो चाहिए। नेक्स्ट है मटेरियल सपोर्ट। मटेरियल सपोर्ट का मतलब क्या होता है, आप हॉस्पिटल बना दिए पर वहां पर इक्विपमेंट्स नहीं है, प्रोफेशनल ने एक प्लान बना दिया, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए सामान नहीं है, तो मटेरियल सपोर्ट का भी होना जरूरी है। नीड मेडिकल असिस्टेंट टू क्योर रिप्रोडक्टिव हेल्दी प्रॉब्लम्स, ये भी इसी में ही आ गया बेटा। तो ये सारी चीजें दीज कम्स इन द एस्पेक्ट्स ऑफ द RCH। यहीं पर अब रिप्रोडक्टिव की हेल्थ केयर में क्या आता है, प्रेगनेंसी, मतलब एक पूरी प्रेगनेंसी एक डॉक्टर के द्वारा ही मॉनिटर की जाए। आज के टाइम पर हमें पता चलता है कि फॉलिक एसिड्स एंड डिफरेंट थिंग्स कितनी इंपॉर्टेंट है एक प्रेग्नेंट वीमेन के लिए। तो वो सारी नॉलेज क्या घर में बैठी हुई दाई माँ या कोई दे सकता है, या पहले की फीमेल्स को वो मिला? नो, दे हैव टू सफर ऑल दोज थिंग्स, और जिसकी वजह से बहुत जेनेटिकली डिसअप्रूव्ड चिल्ड्रंस या प्रेगनेंसी भी हुई है, या फिजिकली अनहेल्दी बेबीज भी हुए हैं। तो ये सारा क्यों इम्पैक्ट पड़ा, बिकॉज दैट प्रेगनेंसीज आर नॉट मॉनिटर्ड बाय द एनी एक्सपीरियंस्ड पर्सन। तो ये जो प्रेगनेंसी हो गई, डिलीवरी के दौरान एक रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी को आज पता है क्या माना जाता है, जहां पर मैक्सिमम डिलीवरी के केसेस कंडक्ट किए जाए हॉस्पिटल्स के अंदर, उसको एक रिप्रोडक्टिव हेल्दी कंट्री या हेल्दी सोसाइटी के फॉर्म में देखा जाता है। तो डिलीवरी का घर में होना या प्रेगनेंसी का विदाउट एक प्रोफेशनल की हेल्प में कंडक्ट होना रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी को नहीं दर्शाता है। इस पॉइंट पर ध्यान देना। नेक्स्ट है एसटीडी से फाइट करना, एबॉर्शंस करवाना। इसके अंदर तो इतनी फीमेल के साथ माल प्रैक्टिसेस थी कि कोई भी कैसे भी ट्रीट कर रहे हैं उस फीमेल को इस एबॉर्शंस के लिए, उसकी हेल्थ खराब हो रही है, इतना भी हो सकता है कि वो दोबारा जन्म भी ना दे पाए। तो इसको एक लीगलाइज्ड फॉर्म में कंडक्ट करवाना गवर्नमेंट के द्वारा बाय अ प्रोफेशनल हेल्दी, या बोल सकते हो बाय हैविंग द प्रोफेशनल मेडिकल असिस्टेंसेस। तो एबॉर्शंस भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया। कॉन्ट्रासेप्शन टू प्रोटेक्ट अ लार्ज फैमिलीज, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, इनफर्टिलिटी, ये सारे क्या आने लगे अंडर, या बोल सकते हो अंडर कंसिडरेशन आने लगे। तो इसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किया। स्टैच्यूरी बैन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैच्यूरी? स्टैच्यूरी का मतलब होता है लो पूर्वक, लो पूर्वक मतलब कानून लगाकर किसी चीज को कम कर देना या किसी चीज के ऊपर सख्ती बरत देना, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैच्यूरी। स्टैच्यूरी बैन ऑन एमनियोसेंटोसिस। एमनियोसेंटोसिस क्या है ये, व्हाट इज दिस मैम, ये तो नया नाम आ गया। तो एक तरह से कंडीशंस के बेसिस पर बैन लगा देना, किस प्रोसेस के ऊपर, एमनियोसेंटोसिस के ऊपर। और एमनियोसेंटोसिस को समझो पहले क्या होती है। अगर किसी ने लास्ट 2 दिन पहले का लेक्चर बहुत अच्छे से याद है, तो वहां पर हमने एमनियोन लेयर समझाई थी कि ये हमारी यूट्रस है, और इस यूट्रस के अंदर बाहर अंदर हमारा इम्प्लांटेशन हो चुका है, ये एंडोमेट्रियम है, और इस एंडोमेट्रियम से एम्बिलिकल का कोड है, और यहाँ पर ये क्या हो चुका है, इम्प्लांटेशन हो चुका है। तो पहली जो लेयर थी हमारी कोरियोन थी, कोरियोन के अंदर फिर हमारी क्या थी, एमनियोन थी, और एमनियोन के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ था जिसके अंदर एक्चुअल में हमारा फिटस ग्रो हो रहा है, उस फ्लूइड के अंदर क्या हो रहा है, एक्चुअल फिटस ग्रो हो रहा है। तो फिटस जनरली हमारा कौन सी लेयर के अंदर ग्रो हो रहा है,
एमनियोन, और मैंने आपको इसकी सेल्स के बारे में बताया था, दैट इज कॉल्ड एमनियोजेनिक सेल या एमनियोटिक सेल्स, ये होती है हमारी। चलो अब यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है, ये जो फिटस है ये जिस फ्लूइड में रहता है उसको हम बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, इसको हम क्या बोलते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड, इसको हम क्या बोलते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड। अब जो एमनियोटिक फ्लूइड है जिसमें फिटस ग्रो कर रहा है, क्या होता है बेटा, इस फिटस की कुछ सेल्स इस फ्लूइड के अंदर आ जाती है, कहाँ फ्लोट कर रही है इस फिटर की सेल्स, इस फ्लूइड के अंदर क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है। अगर मैं इंजेक्शन के थ्रू बाय यूजिंग इंजेक्शन अगर मैं किसी तरीके से इस फ्लूइड को क्या कर लूं, एक्सट्रैक्ट कर लूं, इस फ्लूइड को क्या कर लूं, एक्सट्रैक्ट कर लूं, तो इस फ्लूइड के अंदर क्या मेरे पास इस फीटस की सेल्स भी नहीं आ जाएंगी, बिल्कुल आ जाएंगी। और जैसे ही मेरे पास इस फीटस की सेल आ गई, ये जो फीटस की सेल्स है, इस फीटस की सेल्स को मैं लेबोरेटरी में एग्जामिन कर लूंगी, और जैसे ही मैं लेबोरेटरी में एग्जामिन कर लूंगी तो मुझे इस फीटस में प्रेजेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिसीजेस जो फ्यूचर में हो सकती हैं, या इसके अंदर कोई जेनेटिक बीमारी प्रेजेंट है या नहीं है, उसके बारे में मुझे क्या पता चल जाएगा, मुझे ये हो जाएगा कि हाँ ये फिटस आगे जाकर ये डिसीज क्या कर सकता है, कैरी कर सकता है। तो लेबोरेटरी एग्जामिनेशन में एमनियोसेंटोसिस हमें किस किस बात की इंफॉर्मेशन देती है, जेनेटिक एबनॉर्मैलिटीज, याद होना चाहिए, जेनेटिक एबनॉर्मैलिटीज का मतलब क्या होता है, जेनेटिक बीमारियां, कोई जीन डिफेक्ट है। जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है कि कोई पूरा क्रोमोसोम ही एब्सेंट है या एक पूरा क्रोमोसोम ही बढ़ गया, उसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ये कैरी करता है हमारा एमनियोसेंटोसिस। साथ के साथ में आपको पता है कि इनके अंदर हम इनडायरेक्टली हमारे सेल्स के अंदर प्रेजेंट क्रोमोसोम्स को स्टडी कर रहे हैं, और उसमें से वन ऑफ द क्रोमोसोम हमारा सेक्स क्रोमोसोम भी होता है, और सेक्स क्रोमोसोम को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि वेदर द सेल्स क्या इज ऑफ मेल एंड वेदर द सेल्स इज बिलोंग टू द फीमेल, या तो वो मेल से बिलोंग करती है या वो फिर फीमेल से बिलोंग करती है, वेदर इट इज बिलोंग टू फीमेल वेदर इट्स बिलोंग टू मेल। तो ये जानने का मतलब क्या है, मेल फीमेल जैसे ही पता चल गया उसको हम क्या बोलते हैं, इसको एक तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट बना दिया गया, क्या बना दिया गया इसको, एक तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट। और यही सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट से हमारी बाकी की थ्योरी क्लियर होती है कि जनरली एमनियोसेंटोसिस टेस्ट बनाया किस लिए गया था, टू सर्च अबाउट द जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ये कभी भी सेक्स डिटर्मिनेशन का टेस्ट था ही नहीं, रॉन्ग हो जाएगा अगर आपने लिख दिया। कोई आपसे पूछे व्हाट इज एमनियोसेंटोसिस, एमनियोसेंटोसिस वो है जहां पर हम एक इंजेक्शन का यूज करके फीमेल के यूट्रस से एमनियोटिक फ्लूइड निकाल लेते हैं, और उस फ्लूइड के अंदर फीटस की कुछ सेल्स होती हैं, जब उन सेल्स को लेबोरेटरी में एग्जामिन करते हैं टू फाइंड अबाउट एनी जेनेटिक डिसऑर्डर या जेनेटिक एबनॉर्मैलिटीज, इसको फाइंड करने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं। कभी भी एमनियोसेंटोसिस सेक्स डिटर्मिनेशन का टेस्ट नहीं था। तो बट ये एमनियोसेंटोसिस के ऊपर स्टैच्यूटरी बैन लगाया गया, कौन से टेस्ट से रिलेटेड, सेक्स डिटर्मिनेशन, दैट इज लीगली चेक फीमेल फिटिसाइड एंड मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, मीनिंग जिन्होंने फीमेल फिटिसाइड्स को बढ़ा दिया और चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन का मतलब है हाई अमाउंट ऑफ चिल्ड्रन पॉपुलेशन, या हम बोले कि एक बच्चे को मार दिया एक पेट के अंदर, तो उसके ऊपर क्या डाला गया, इफेक्ट डाला गया। तो स्टैच्यूटरी बैन लगाया गया किसकी, डिटर्मिनेशन पर, सेक्स डिटर्मिनेशन पर, कि एमनियोसेंटोसिस के अंदर लीगली कोई भी सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट कंडक्ट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद आता है research to encourage and support government and non-government agencies to find new methods to improve existing ones। कि रिसर्च की गई कि भाई और रिसर्च करो कि ताकि हम हमारे मेथड्स को और ज्यादा इंप्रूव कर सके। तो वहां पर यहीं पर एक मेंशन है, देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ वन न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। इसी के बेसिस पर जब आरसीएच ने ये लागू किया कि यू हैव टू डेवलप न्यू गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज टू गिव अस अ गुड रिजल्ट्स रिगार्डिंग प्रिवेंटिंग या प्रमोटिंग द रिप्रोडक्टिव हेल्थ।
तो वहां पर क्या बनाया गया, एक नया ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव बनाया गया जो एक फीमेल को स्पेस प्रोवाइड कर सकता है प्रेगनेंसी से, और उस पिल का नाम क्या था, सहेली, डेवलप्ड बाय सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ अवर लखनऊ। उन्होंने एक पिल बनाई सहेली, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब यहीं पर हम पहले एमनियोसेंटोसिस के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज दिस एमनियोसेंटोसिस? एमनियोसेंटोसिस क्या है बेटा? इट इज अ प्रोसेस जहां पर एमनियोटिक फ्लूइड निकाला जाता है। कैसे किया जाता है हमने पढ़ लिया। यूजुअली अ प्रेग्नेंट वुमन ओवर एज 34, जनरली पहले हम इसकी सच्चाई बता रहे हैं कि यूज कैसे की गई थी। जिस फीमेल की एज 34 से अबव हो जाती थी तो उसके अंदर प्रेगनेंसी, जो उसका चाइल्ड है, फिटस है, उसके अंदर जेनेटिक प्रॉब्लम्स की जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स होने की जो आशंका है वो ज्यादा होती है। तो जेनेटिक प्रॉब्लम्स आर फाउंड मोर इन द चिल्ड्रंस दैट गिव बर्थ बाय अ वीमेन ऑफ एज अबव 34। तो इनको देखने के लिए ये टेस्ट बनाया गया था टू चेक फिटस सर्वाइवेबिलिटी की भाई इस डिसीज से वो कितना जी सकता है या कोई डिसीज हो जाए, तो इसके बेसिस पर ये टेस्ट बनाया गया। ये जो टेस्ट था ये कंडक्ट कब किया जाता था? परफॉर्म जनरली 14th to 16th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। कब कंडक्ट किया गया? 14th to 16th वीक में कंडक्ट किया गया, जहां पर एन एमनियोटिक फ्लूइड ऑफ डेवलपिंग फिटस इज टेकन टू एनालाइज फिटल सेल। एनालाइज से मतलब लेबोरेटरी एग्जामिनेशन, एंड डिसॉल्व सब्सटेंसेस। डिसॉल्व मतलब जरूरी नहीं है सिर्फ हम क्रोमोसोम देख रहे हैं, वहां एमनियोटिक फ्लूइड में जो सब्सटेंसेस प्रेजेंट है उनको भी चेक किया जाता है कि वो सब्सटेंसेस कोई हार्मफुल रिएक्शंस या हार्मफुल इन्वायरमेंट तो फिटस के लिए क्रिएट नहीं कर रहे। अब बात आती है कि एक डॉक्टर को इंजेक्शन कहां लगाना है, पता कैसे चलता है? तो उसका आंसर है बेटा अल्ट्रासाउंड। थ्रू अल्ट्रासाउंड दे विल गाइड देयर सिरिंज इन द फीमेल यूट्रस। फीमेल के यूट्रस के ऊपर से यहाँ स्टमक के ऊपर ही एक इंजेक्शन दिया जाता है और यहीं से ही एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल लिया जाता है। When cells examine its chromosome pattern, sex chromosome is also examined well with other things. सेक्स क्रोमोसोम भी एग्जामिन हो जाता है साथ साथ में। दिस इंक्रीजेस द फीमेल फिटिसाइड, और इसका इंपैक्ट क्या पड़ा? इसने फीमेल फिटिसाइड्स बढ़ा दी। अब इसको अवॉइड करने के लिए एक अदर मेथड यूज किया गया, दैट इज कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग। सब कोरियोनिक विलाई जानते हैं, ट्रोफोब्लास्ट से डेवलप हुई थी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, यूज्ड टू मॉनिटर फिटस कंडीशन। फिटस कंडीशन को मॉनिटर करने के लिए यूज किया जाता है। इसका प्रोसीजर क्या है? सेल्स ऑफ कोरियोनिक विलाई इज कलेक्ट किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है और डिसीजेस के बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट है टाइम पीरियड क्या है? 8 to 10th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में ये क्या किया जाता है? टेस्ट को कंडक्ट किया जाता है। तो आरसीएच से रिलेटेड आपने इंप्लीमेंट्स पढ़े कि उसको इंप्लीमेंट कैसे किया गया, आरसीएच के प्रोग्राम्स क्या क्या थे। प्रोग्राम्स के बाद आता है कि इंडिकेशंस का मतलब कि अगर प्रोग्राम्स बना दिए आपने, सेक्स एजुकेशन बना दी, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बना दी, आपने एडोलसेंट एज ग्रुप रख दिया, आपने मैरिज और फर्टाइल कपल्स के लिए आपने गाइडलाइंस जारी कर दी, आपने सेक्स अब्यूज के बारे में बताया, आपने सेक्स रिलेटेड क्राइम्स के बारे में बताया, फिर उसको इंप्लीमेंट करने के लिए आपने ये भी बताया कि हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ऑल्सो वी हैविंग जो प्रोसेसेस हमने बनाई बीमारियों को जानने के लिए, हाँ हमने उसका हार्मफुल इफेक्ट पड़ा। एमनियोसेंटोसिस इज कम इन द इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट, क्योंकि हमने प्रोसेस बनाई ताकि कम मरे, हमारा जो चाइल्ड की डेथ थी वो क्या हो, कम हो, या फीमेल जो थी वो सफर कम करे। एक तो उसको बेबी पूरा कंप्लीट होने के बाद पता चले कि ये मरने वाला है, एक पहले ही पता चल जाए उसको। तो ये सारा आता है कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया गया, हमने जो आरसीएच ने पॉइंट्स बनाए थे। अब बना दिए उन्होंने पॉइंट्स, हमने इंप्लीमेंट्स के लिए भी उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिया। बात आती है कि अब आपको पता कैसे चले कि जो आपने मेहनत करी है, जो आपने प्लान बनाया, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए आपने इतना रुपीस लगाया, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया, तो आपको इंडिकेशंस का मतलब होता है लक्षण कैसे पता चलेंगे कि जो आपने सोचा था वो सोच आपकी लोगों तक पहुंची है या वो बदलाव आया है या नहीं आया। तो नेक्स्ट तो इसमें बताते हैं पहले बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर्स। बिल्कुल अवेयरनेस फैलने लग गई और इंक्रीज मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज में भी एकदम से क्या आया, इंक्रीज आया। बेटर पोस्टनेटल केयर होने लगी,
दैट डिक्रीज मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट। मोर्टैलिटी वर्ड यूज किया जाता है बेटा डेथ रेट के लिए, मोर्टैलिटी वर्ड इज यूज फॉर द डेथ रेट। तो जैसे ही फैसिलिटीज आई तो डेथ रेट क्या हो गया, कम हो गया। इंक्रीज नंबर ऑफ कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज की जो कपल्स थे उसमें इंक्रीज आया। बेटर डिटेक्शन होने लगा और क्योर होने लगा एसटीडीज का। पहले एसटीडीज के लिए दवाइयां नहीं दी जाती थी या लेते नहीं, तो पता ही नहीं था उनको एसटीडी है, तो उनके डिटेक्शन के ऊपर वर्क किया गवर्नमेंट ने, तो उसको डिटेक्ट किया गया। अगर डिटेक्शन बढ़ गया ना बेटा, इट मीन समझ लो कि इसका स्प्रेड कम कर दिया हमने। पहले लोग सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते थे तो इस तरह से ये स्प्रेड होता जाता था, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि वो एक बीमारी को स्प्रेड कर रहा है। और जैसे ही उसको पता चल गया कि मुझे एक बीमारी है, तो गवर्नमेंट अब क्या रोक लगा सकती है, उसकी फर्दर सेक्सुअल एक्टिविटीज को क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, ताकि वो डिसीज किसी और के अंदर ना फैले। तो बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ एसटीडीज देखा गया। इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटीज फॉर सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और मेडिकल फैसिलिटीज भी क्या हो गई, बहुत ज्यादा इंक्रीज। तो बेटा आज हमने जो टॉपिक पढ़ा है अवर रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं। वैसे नीट ने अभी इस टॉपिक में इतना इंटरेस्ट नहीं लिया है और जरूरी नहीं है वो आगे आने वाले टाइम पर नहीं लेगा। नेक्स्ट उसके बाद बात है कि जैसे मैंने आपको एक सीरीज में एस्पेक्ट्स बताए हैं, उसी तरह से इन एस्पेक्ट्स को दोबारा से एनसीईआरटी से रीड करना। इफ यू हैव एनी डाउट आप कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट इससे रिलेटेड जो आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, क्वेश्चंस हैं, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। डू फॉलो दैट चैनल एंड लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू।